नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट 2026 के लिए राजनीति विज्ञान का यूनिट नंबर 6 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के मोस्ट 100 एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे झार शिक्षा ऐप पर जेपीएससी जेट के लिए 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का बुकलेट जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ में उसका वीडियो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। इसके साथ में आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और उसका प्राइस जो अभी है वो आपका 999 है। वहीं अगर आपको सिर्फ बुकलेट लेना है तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, जिसका प्राइस जो अभी है ऑफर प्राइस 499 है। और पेपर 1 का भी मिल जाएगा, जिसका भी ऑफर प्राइस जो है आपका 249 है। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। जिनको भी लेना हो आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यूनिट नंबर 6 भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं हम लोग, भारत की विदेश नीति को उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में देखने का क्या अर्थ है। तो उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में देखने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि भारत की नीति साम्राज्यवाद और रंगभेद के विरोध और विकासशील देशों की संप्रभुता की रक्षा पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के जनक किसे माना जाता है और उनका मुख्य योगदान क्या था। तो भारतीय विदेश नीति के जनक के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। उनका मुख्य योगदान क्या था, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता यानी NAM और पंचशील के सिद्धांतों की नींव रखी। अगला प्रश्न है, भारत एक उभरती हुई शक्ति दैट इज राइजिंग पावर के रूप में अपनी भूमिका को कैसे प्रदर्शित कर रहा है। तो अपनी भूमिका को भारत जो है वो कैसे प्रदर्शित कर रहा है, तो G20 की अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 51 जो है, जो कि राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का क्या महत्व है। तो सामरिक स्वायत्तता का क्या महत्व है, इसका अर्थ है कि भारत किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के किन तत्वों का प्रयोग विदेश नीति में किया जाता है। तो सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के किन तत्वों का प्रयोग जो है वो विदेश नीति में किया जाता है। तो किसका, तो योग हो गया, बॉलीवुड हो गया, बौद्ध कूटनीति हो गया और प्रवासीय भारतीय हो गया। अगला प्रश्न है, सी राजा मोहन ने भारत की विदेश नीति के वर्तमान बदलाव को किस रूप में वर्णित किया है। तो सी राजा मोहन ने भारत की जो विदेश नीति है उसको वर्तमान बदलाव को किस रूप में वर्णित किया है, तो आदर्शवाद से यथार्थवाद, किसमें, तो आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर संक्रमण के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आधुनिक भारतीय विदेश नीति के किस पहलू से संबंधित है। यह भू राजनीति और पड़ोसी देशों के साथ शक्ति संतुलन से संबंधित है। किससे, तो भू राजनीति और पड़ोसी देशों के साथ शक्ति संतुलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की विकास सहायता कूटनीति डेवलपमेंट एड डिप्लोमेसी का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो डेवलपमेंट एड डिप्लोमेसी का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो ITEC दैट इज भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। क्या है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, जो अफ्रीकी और एशियाई देशों की सहायता प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाना। क्या, तो ऊर्जा सुरक्षा उसके साथ में यूरेशिया क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाना। अब हम लोग देखते हैं निरंतर और परिवर्तन गुटनिरपेक्षता और परमाणु नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है बांडुंग सम्मेलन 1955 का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो बांडुंग सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो इसने एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM की नींव रखी। तो बांडुंग सम्मेलन जो है वह एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा दिया, इसके साथ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ। तो पहला शिखर सम्मेलन जो था वो 1961 यानी 1961 ईस्वी में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। कहा, तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ 1961 में। अगला प्रश्न है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद NAM की प्रासंगिकता पर क्या मुख्य तर्क दिया जाता है। तो यह अब नव उपनिवेशवाद के खिलाफ और विकासशील देशों के आर्थिक हितों दैट इज NIEO के लिए एक मंच है। क्या है, तो यह जो है अब नव उपनिवेशवाद के खिलाफ और विकासशील देशों के आर्थिक हितों के लिए एक मंच है। कौन, तो NAM। अगला प्रश्न है भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस कोड नाम से किया था। तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किस नाम से, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कौन, तो भारत। अगला प्रश्न है भारत की 1998 के परमाणु परीक्षण दैट इज ऑपरेशन शक्ति के बाद घोषित परमाणु सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है। तो पहले उपयोग न करना दैट इज नो फर्स्ट यूज और न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध दैट इज मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। क्या था, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। अगला प्रश्न है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, क्योंकि भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है जो केवल परमाणु संपन्न देशों के एकाधिकार को बनाए रखती है। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता 123 समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था। यह 2008 में संपन्न हुआ था। कब, तो 2008 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, तो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक परिषद के प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, तो राजनीतिक परिषद के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है हवाना घोषणा 2006 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस पहलू पर जोर दिया गया। तो हवाना घोषणा 2006 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस पहलू पर जोर दिया गया कि आतंकवाद की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। किस पर, तो आतंकवाद की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का सदस्य बना। तो भारत किस वर्ष बना, तो 2016 में बना। कब, तो 2016 में। अगला प्रश्न है वासेनार अरेंजमेंट में भारत की सदस्यता 2017 किस क्षेत्र में लाभप्रद है। यह वासेनार अरेंजमेंट जो है किस क्षेत्र में लाभप्रद है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण से संबंधित है। इस क्षेत्र में यह भारत की सदस्यता लाभप्रद है। अगला प्रश्न है भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह दैट इज NSG की सदस्यता में मुख्य बाधा कौन सा देश है। तो यह चीन है। कौन है, तो चीन है जो भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता बनने नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है भारत और अमेरिका के बीच बेका
समझौता किससे संबंधित है? तो बेका समझौता जो है वो किससे संबंधित है? यह भूस्थानिक सहयोग दैट इज जियो स्पाटियल कोऑपरेशन यानी मिसाइल सटीकता और मानचित्र साझा करने के लिए यह भूस्थानिक सहयोग जो है वो संबंधित है, दैट इज बेका। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद किन मंत्रियों के बीच होता है? तो 2+2 संवाद जो होता है यह विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच होता है। किसके किसके बीच? तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच होता है। अगला प्रश्न है, LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। किसके साथ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। किस लिए? तो सैन्य रसद साझा करने के लिए। किस लिए? तो सैन्य रसद साझा करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत मैत्री संधि दैट इज इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किस वर्ष और किस संदर्भ में हस्ताक्षरित हुई थी? ये 1971 में हस्ताक्षरित हुई थी। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और अमेरिका पाक चीन दूरी का मुकाबला करने के लिए। किस वर्ष? तो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और अमेरिका पाक चीन दूरी का मुकाबला करने के लिए। कौन सा? तो भारत सोवियत मैत्री संधि। अगला प्रश्न है, S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत किस देश से खरीदा है? यह रूस से खरीदा है। किससे? तो रूस से खरीदा है। अगला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल उद्यम किसका उदाहरण है? तो ब्रह्मोस मिसाइल उद्यम जो है यह संयुक्त सैन्य तकनीकी सहयोग और स्वदेशीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वुहान स्प्रिट 2018 और ममल्लपुरम समिट 2019 भारत और किस देश के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन थे? यह चीन के बीच थे। किसके बीच? तो चीन के बीच थे। अगला प्रश्न है, 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित पंचशील समझौते का मुख्य संदर्भ क्या था? तो पंचशील समझौते का मुख्य संदर्भ क्या था? तो तिब्बत क्षेत्र के संबंध में व्यापार और समागम। क्या था? तो तिब्बत क्षेत्र के संबंध में व्यापार और समागम जो था यह पंचशील समझौते का मुख्य संदर्भ था। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो सीमा का अस्पष्ट सीमांकन। क्या था? सीमा का अस्पष्ट सीमांकन, विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दैट इज मैकमोहन रेखा में। अगला प्रश्न है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में भारत की रणनीति क्या मानी जाती है? तो भारत की रणनीति जो है वह नेकलेस ऑफ डायमंड्स और सागरमाला मानी जाती है। क्या? तो नेकलेस ऑफ डायमंड्स और सागरमाला मानी जाती है। किसके? तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी संघर्ष 2020 ने भारत चीन संबंधों में किस नीतिगत बदलाव को जन्म दिया? तो आर्थिक निर्भरता कम करना और सीमा पर बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना। क्या करना? तो आर्थिक निर्भरता कम करना और सीमा पर बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत का आधिकारिक रुख क्या रहा? तो रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत का आधिकारिक रुख क्या रहा? तो कूटनीति और संवाद। क्या था? कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तथा किसी भी पक्ष की खुलकर निंदा न करना। अगला प्रश्न है, ICET क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल भारत ने किस देश के साथ शुरू की है? यह अमेरिका के साथ शुरू की है। कब? तो 2023 में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिम ओ नील के द्वारा 2001 में किया गया था। किसके द्वारा? तो जिम ओ नील के द्वारा 2001 में। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना 2014 किस संगठन द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह ब्रिक्स संगठन के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई
चीन में है। कहाँ? तो संघाई चीन में है। अगला प्रश्न है, भारत संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बना? तो 2017 में बना, अस्ताना शिखर सम्मेलन में। कब? तो 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। अगला प्रश्न है, एससीओ के अंतर्गत RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का क्या महत्व है? तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का क्या महत्व है? यह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने का मंच है। क्या है? तो आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने का मंच है। अगला प्रश्न है, भारत आसियान संबंधों में सिल्वर जुबली दैट इज 25 वर्ष किस वर्ष मनाई गई? तो यह 2017 में मनाई गई स्मारक शिखर सम्मेलन में। कहा? तो स्मारक शिखर सम्मेलन में 2017 में भारत आसियान संबंधों की सिल्वर जुबली मनाई गई। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापक व्यापार और निवेश समझौता BTIA मुख्य रूप से क्यों रुका हुआ था? यह टैरिफ, डेटा सुरक्षा और श्रम मानकों पर असहमति के कारण। किस कारण? तो टैरिफ, डेटा सुरक्षा और श्रम मानकों पर असहमति के कारण। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ दैट इज अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य बनाने में किस देश की अध्यक्षता ने मुख्य भूमिका निभाई? तो भारत ने। किसने? तो भारत ने 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने। अगला प्रश्न है, भारत अफ्रीका फोरम समिट का उद्देश्य क्या है? तो भारत अफ्रीका फोरम समिट का उद्देश्य क्या है? तो अफ्रीका के साथ विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। क्या करना? तो अफ्रीका के साथ विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों के साथ भारत के संबंधों का मुख्य आधार क्या है? तो भारत के संबंधों का मुख्य आधार क्या है? तो ऊर्जा सुरक्षा दैट इज तेल और गैस और प्रवासी भारतीय समुदाय। अगला प्रश्न है, भारत की लिंक वेस्ट नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत की लिंक वेस्ट नीति का जो संबंध है वह है पश्चिम एशिया दैट इज मध्य पूर्व से और खाड़ी देशों से। अगला प्रश्न है, I2U2 समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो I2U2 में कौन से 4 देश शामिल है? तो इसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। I2U2 को पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? तो यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में। म्यांमार जो जाना जाता है वह दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। क्या करना? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP से भारत ने बाहर रहने का निर्णय क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि घरेलू उद्योगों विशेषकर डेयरी और कृषि को चीनी आयात से बचाने के लिए। किस लिए? तो घरेलू उद्योगों को चीनी आयात से बचाने के लिए RCEP से भारत ने बाहर रहने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO में भारत ने किस सांस्कृतिक शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 घोषित करवाया? तो वाराणसी को। किसको? तो वाराणसी को। अब हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत 1996 का मूल मंत्र क्या है? तो गुजराल सिद्धांत 1996 का मूल मंत्र क्या है? तो पड़ोसियों के साथ
पारस्परिकता की उम्मीद किए बिना एक तरफा रियायतें देना। क्या करना? तो पड़ोसियों के साथ पारस्परिकता की उम्मीद किए बिना एक तरफा रियायतें देना। अगला प्रश्न है, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का क्या अर्थ है? तो नेबरहुड फर्स्ट नीति का अर्थ है पड़ोसी देशों को कूटनीतिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखना। क्या रखना? तो कूटनीतिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखना। किनको? तो पड़ोसी देशों को। अगला प्रश्न है, लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में कब और किसने बदला? तो लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में 2014 में बदला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक्ट ईस्ट नीति में 4C का क्या अर्थ है? तो एक्ट ईस्ट नीति में 4C का अर्थ है कॉमर्स दैट इज वाणिज्य, कनेक्टिविटी दैट इज संपर्क, कल्चर दैट इज संस्कृति और कैपेसिटी बिल्डिंग दैट इज क्षमता निर्माण। तो याद रखना है 4C का अर्थ क्या है? कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या? कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, द छेस दैट इज सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद क्यों रद्द किया गया था? क्यों रद्द किया गया था? यह उरी आतंकी हमले 2016 के बाद भारत और अन्य सदस्यों के बहिष्कार के कारण यह रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने सार्क के विकल्प के रूप में किस संगठन को बढ़ावा देना शुरू किया? तो बिम्स्टेक को। किसको? तो बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के रूप में भारत ने बढ़ावा देना शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किस संशोधन द्वारा हल किया गया? यह 100वां संविधान संशोधन के द्वारा हल किया गया, जिसको भूमि सीमा समझौता 2015 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाए गए प्रमुख बांध का नाम क्या है? उसका नाम है सलमा बांध और इसको मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कच्छ द्वीप विवाद भारत और किस देश के बीच का मुद्दा है? यह श्रीलंका के बीच का मुद्दा है। अगला प्रश्न है, नेपाल और भारत के बीच काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा विवाद का संबंध किस संधि से है? यह सुगौली की संधि 1816 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि 1960 किन 2 देशों के बीच और किसके माध्यम से हुई थी? यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता के कारण। अगला प्रश्न है, भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन नीति का फोकस क्या है? तो सागर का फोकस क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, भारत का निवेश किस देश को बाईपास करने की रणनीति है? यह पाकिस्तान को बाईपास करने की रणनीति है ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचा जा सके। कहां? तो पाकिस्तान और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी प्रदान हो सके। अगला प्रश्न है, मालदीव में भारत द्वारा समर्थित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का महत्व क्या है? इसका क्या महत्व है? यह मालदीव में भारत की अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। क्या है? यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा कहां? मालदीव पर है। अगला प्रश्न है, मोती की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सिद्धांत के तहत चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर लिया है जो भारत के लिए चिंता का विषय है? कि हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 सालों के लिए पट्टे पर लिया है। किससे? तो श्रीलंका से। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की वार्ता रणनीतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत किस समूह का हिस्सा है? तो भारत जो है ये G4 समूह का हिस्सा है और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल है। किसमें? तो G4 समूह में।
अगला प्रश्न है क्लब ऑफ हेजेमनी के खिलाफ भारत संयुक्त राष्ट्र में किस समूह का नेतृत्व कर रहा है? यह G77 का नेतृत्व कर रहा है, जो कि विकासशील देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की प्रमुख मांग खाद्य सुरक्षा के संबंध में क्या है? तो भारत की मुख्य जो मांग है वो खाद्य सुरक्षा संबंध में क्या है? तो सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का अस्थायी समाधान और न्यूनतम समर्थन मूल्य की रक्षा। क्या करना? तो सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान और न्यूनतम समर्थन मूल्य की रक्षा। अगला प्रश्न है WTO में पीस क्लॉज भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पीस क्लॉज जो है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा दैट इज सब्सिडी जारी करने की अनुमति देता है, भले ही वह निर्धारित सीमा से अधिक हो। अगला प्रश्न है IMF में भारत के कोटा और वोटिंग अधिकारों में वृद्धि 2016 सुधार किस बदलाव को दर्शाती है? यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। अगला प्रश्न है पेरिस जलवायु समझौता 2015 में भारत ने किन अवधारणा का पुरजोर समर्थन किया? तो समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का पुरजोर समर्थन किया, यानी कि CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भारत ने पुरजोर समर्थन किया। अगला प्रश्न है भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? यह गुरुग्राम हरियाणा भारत में। कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में भारत की बातचीत रणनीति किस पर केंद्रित रही है? तो किस पर केंद्रित रही है? तो विकसित देशों द्वारा ऐतिहासिक प्रदूषण की जिम्मेदारी लेना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित रही है। अगला प्रश्न है LIFE लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन का प्रस्ताव भारत ने किस मंच पर रखा? तो किस मंच पर रखा? तो COP26 ग्लासगो 2021 में रखा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UN पीस कीपिंग में भारत के योगदान की क्या विशेषता है? तो भारत ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है। अगला प्रश्न है ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते में भारत ने जनस्वास्थ्य के लिए किस प्रावधान का उपयोग किया? तो किस प्रावधान का उपयोग किया है? तो अनिवार्य लाइसेंसिंग। किसका? तो अनिवार्य लाइसेंसिंग का, ताकि जीवन रक्षक दवाइयां जो है वो सस्ती मिल सके। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन को भारत ने कब मंजूरी दी? तो किगाली संशोधन को भारत ने कब मंजूरी दी? तो 2021 में मंजूरी दी, ताकि HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए। अगला प्रश्न है भारत ने आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव UN में कब रखा था, जो अभी भी लंबित है? यह 1996 यानी 1996 में रखा गया था। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा कहाँ की गई? यह G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में की गई। कौन सा? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा। अगला प्रश्न है भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी वार्ता का मुख्य केंद्र क्या है? तो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय विकास। क्या है? तो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय विकास। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका का क्या अर्थ है? तो भारत की भूमिका का क्या अर्थ है? तो क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में नेतृत्व करना। किसका? तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है कूटनीति के तहत भारत अपनी निर्भरता कैसे कम कर रहा है? तो कूटनीति के तहत भारत जो है वो अपनी निर्भरता कैसे कम कर रहा है? तो ऊर्जा स्रोतों में
विविधता लाकर, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रूस से तेल, अमेरिका से LNG। अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि यह साइबर अपराध पर एक संधि है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता और डेटा साझाकरण पर भारत की चिंताएं हैं, इसलिए भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा कहां चलाया गया? तो ऑपरेशन संकल्प जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन संकल्प। अगला प्रश्न है, भारत में रोहिंग्या शरणार्थी संकट को किस सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाता है? तो आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के खतरे के रूप में देखा जाता है। किस रूप में? तो आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के खतरे के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF में भारत का मुख्य एजेंडा क्या रहा है? तो भारत का मुख्य एजेंडा क्या रहा है? तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। क्या करना? तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु त्रिएक क्षमता कब पूर्ण हुई मानी जाती है? तो INS अरिहंत पनडुब्बी के संचालन के साथ, जो कि जल, थल, नभ से परमाणु हमले की क्षमता रखता है। कौन? तो INS अरिहंत। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG पहल का संबंध किससे है? यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का संबंध जो है यह सीमा पार सौर ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी से है। किससे? तो सीमा पार सौर ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी से है। अगला प्रश्न है, भारत के डेटा स्थायीकरण नीति का अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों पर क्या प्रभाव है? तो क्या प्रभाव है? तो उन्हें भारतीय नागरिकों का डेटा भारत के भीतर ही स्टोर करना होगा, जो कि साइबर सुरक्षा और संप्रभुता के लिए यह जरूरी है। अगला प्रश्न है, क्राइस्टचर्च कॉल जिससे भारत जुड़ा है का उद्देश्य क्या है? तो क्राइस्टचर्च कॉल का उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन चरमपंथ और हिंसक सामग्री को हटाना। क्या करना? तो ऑनलाइन चरमपंथ और हिंसक सामग्री को हटाना। अगला प्रश्न है, भारत में जल कूटनीति का सबसे जटिल मुद्दा किसके साथ है? तो सबसे जटिल जो मुद्दा है वह चीन के साथ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता, ये दोनों हैं। यह भारत में जल कूटनीति का सबसे जटिल मुद्दा है। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य देश कौन हैं? तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य कौन है? तो भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है और मॉरिशस है, जो कि समुद्री सुरक्षा के लिए यह कॉन्क्लेव है। अगला प्रश्न है, क्वाड समूह का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करना। क्या करना? तो स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करना, यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अगला प्रश्न है, भारत की डायस्पोरा कूटनीति संकट के समय कैसे सक्रिय होती है? तो जैसे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी सूडान जैसे निकासी अभियानों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संदर्भ में लोन वुल्फ हमलों से निपटने के लिए भारत किस एजेंसी को मजबूत कर रहा है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और नेट ग्रिड को। किसको? तो NIA और नेट ग्रिड को। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA में भारत की प्राथमिकता क्या है? तो भारत की प्राथमिकता क्या है? तो आपदा जोखिम प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा। क्या है? तो आपदा जोखिम प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा। अगला प्रश्न है, वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग हाल ही में भारत ने
किस संदर्भ में बढ़ाया? तो विकासशील देशों की समस्याओं जैसे ऋण, जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मंच पर रखने के लिए। अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन भारत की किस सुरक्षा नीति का हिस्सा है? तो डीप ओशन मिशन जो है यह संसाधन सुरक्षा दैट इज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज और पर्यावरणीय सुरक्षा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2070 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है पंचामृत घोषणा के तहत? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की। किसकी? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम दैट इज विश्व एक परिवार है को भारत ने किस बड़े आयोजन की थीम बनाया है? तो यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य थीम थी। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, अगर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट जेपीएससी जेट के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में अगर पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 20 बुकलेट्स मिलेंगे जो कि अभी अफोर्डेबल प्राइस आपको 499 पे ये मिल जाएगा। वहीं अगर पेपर 1 का भी अगर आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चाहिए तो ये भी आपको अभी 249 के अफोर्डेबल प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।